स्टूडेंट्स, समक्ष अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री, और मध्यकालीन हिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब से पहले अपन ने बाकी जो पूर्व मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री में जो मुगल काल है उसको दो पार्टों में बांटा गया है, उत्तर मुगल काल और पूर्व मुगल काल। अपन जो मुगल काल का प्रथम पार्ट पढ़ रहे हैं पूर्व मुगल काल, उसमें आज अपन लास्ट पढ़ेंगे औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद अपन उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद अपन उत्तर मुगल काल के शासक पढ़ेंगे जो कि मुगल काल में इतना ज्यादा विख्यात नहीं थे जितने पूर्व मुगल काल के शासक थे। और आज अपन औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब उत्तर मुगल काल में एक महत्व मुगल काल में भूमिका रखता है जैसे मुगल काल के बाकी शासक रखते हैं। औरंगजेब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब 1658 से 1670 तक शासन किया, जबकि शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी। पर उससे पहले औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया था। 8 वर्ष पहले शाहजहां की तबीयत खराब हो गई थी, बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके पुत्रों ने उसको बंदी बनाकर आगरा के ताजमहल में बंदी बनाकर रख दिया था। वहां आगरा के महल में बंदी बनाकर रख दिया था। वहां से वो एक ताजमहल को देखता था, अपनी समृद्ध याद को देखता था, और उसके पुत्रों में विवाह चला, हिंसा चली, विद्रोह चला। इसके कारण 8 वर्ष पहले उसको बंदी बनाकर 8 वर्ष तक वो रहा। और उससे पहले औरंगजेब अपने सभी भाइयों को सफलतापूर्वक हराकर गद्दी पर बैठा, ऐसा वो कहता है। जानने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर हुआ। मुमताज के गर्भ से हुआ। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के साथ बीता। मतलब औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट एक जगह है दाहोद, वहां पर हुआ। और दाहोद उज्जैन के निकट एक जगह है दाहोद, वहां पर हुआ और मुमताज के गर्भ से हुआ। और उसका ज्यादातर से समय नूरजहां के साथ बीता, जो औरंगजेब की दादी मान लो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। 1637 में औरंगजेब का विवाह पारस घराने की राजकुमारी दिलराम बानो बेगम के साथ हुआ, जो इतिहास में रबिया बीबी के नाम से जानी गई। औरंगजेब का विवाह हुआ दिलराम बानो बेगम के साथ, जो इतिहास में रबिया बीबी के नाम से जानी गई। इसलिए विख्यात ज्यादा माने गई क्योंकि इनका मकबरा बहुत प्रसिद्ध माना गया। उसको दक्षिण का ताजमहल का दर्जा दिया गया। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मतलब औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब जब शासक पर बैठा, गद्दी पर बैठा, शासक बना, तो उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अकबर का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम बार सामूगढ़ की लड़ाई के पश्चात जुलाई 1658 में दिल्ली में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। उसने अब्दुल मुजफ्फर महाबुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार खाजवा और देवरी के युद्ध में सफलता के पश्चात जून 1658 में दिल्ली में और शाहजहां के महल में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार उसका राज्याभिषेक हुआ शाहजहां के महल में। इतना ही पूछा जाता है। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शाहजहां के महल में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब धार्मिक चीजों पर ज्यादा विश्वास रखता था। वो धार्मिक नीतियों को मानता था, धार्मिक चीजों के हिसाब से चलता था, इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और धार्मिक परिवर्तन भी सबसे ज्यादा औरंगजेब ने ही किए थे। गद्दी पर बैठने के बाद उसका प्रथम अभियान असम का अभियान था। 1670 तक कामरूप को छोड़कर उसने असम के शेष भाग पर औरंगजेब का अधिकार हो गया। मतलब औरंगजेब का जो गद्दी पर बैठने के बाद प्रथम अभियान था वो असम का अभियान था। और असम में उसने एक जगह थी कामरूप, उसको छोड़कर पूरे असम पर, मतलब पूरे असम के शेष भाग पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। 1686 में औरंगजेब बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को जीता। और उसने इन दोनों चीजों को सोने की चाबी कहा। मतलब उसने अपने संस्था, अपने राज्य को स्थापित करने में, अपने शासक चलाने में इन दोनों को सोने की चाबी का दर्जा दिया। भांग की खेती करने, गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भांग की खेती करने, गाने बजाने, मदीना पार आदि जैसे पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था और सबसे ज्यादा पुस्तकें, सबसे ज्यादा संगीत इसकी शासनकाल में ही माना गया था। औरंगजेब अपने सभी भाइयों को सफलता के साथ पराजित कर
किया। सन 1658 में सिंहासन पर अधिकार किया। औरंगजेब आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जैसे मैंने बताया था, बस इतना याद रखना है कि औरंगजेब आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसका शासन लगभग 50 वर्षों तक चला। लगभग क्या, 50 वर्षों तक उसका शासन रहा। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों का निवारण हेतु राहदरी और पानदार को समाप्त कर दिया। मतलब राहदरी और पानदार जैसे जो कर थे वो उसके शासनकाल में थे। उसने जनता के कष्टों का निवारण करने के लिए इन करों को समाप्त कर दिया। सिक्कों पर कलाया खुदवाया। उसने अपने शासनों पर सिक्कों पर कलाया खुदवाने और नवरोज त्योहार मनाने और भांग की खेती करने, गाने बजाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब सिक्कों पर कलाया खुदवाया जाता था। जो शासक बनता था वो अपने नाम का, अपने संस्था का सिक्कों पर कलाया खुदवाता था। उस पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। नवरोज त्योहार जो अकबर के शासनकाल में काफी फेमस था, उसने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और भांग की खेती, गाने बजाने पर उसने प्रतिबंध तो लगाया ही था। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी परंपरा का अनुशासन किया। उसने नौरोज त्योहार और जरों दर्शन को समाप्त कर दिया। उसने राज्य में गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया। मतलब उसने उलेमा वर्ग, जो इस्लाम धर्म में उलेमा वर्ग थे, सलाहकार उन्हें माना जाता था, उनकी सलाह ली और उनकी सलाह के अनुसार उसने नवरोज त्योहार और झरों का दर्शन, जो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां को लेकर काफी प्रसिद्ध माना गया, उस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। और गैर मुस्लिम जनता पर उसने पूरा जजिया कर लगाया। जजिया कर इसके शासनकाल में दोबारा से लगा गया, क्योंकि जजिया कर जहांगीर के समय पर समाप्त हो गया। फिर मुगल काल में जो जजिया कर का इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, पर इसके समय में दोबारा जजिया कर लगा, इसलिए जजिया कर का जिक्र ज्यादा हुआ है। 1663 मतलब 63 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध जहांगीर ने, उसने क्या कहते हैं, अकबर ने भी लगाया था और उसने भी सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और राजा राम मोहन राय, जो इसके समय में जिक्र किया जाएगा, काफी अच्छे शासक माने जाएंगे, उन्होंने पूरी तरह से आगे चल के सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तुलादान झरों का दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे मैंने बताया था, किसने झरों का दर्शन में प्रतिबंध लगाया था। और साथ में तुलादान, राजाओं का तुलादान किया जाता था और प्रजा में बांटा जाता था, उस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। 1686-68 में हिंदुओं त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगाया। इसीलिए इसके शासनकाल में धार्मिक नीतियों को लेकर काफी विरोध रहा। इसने मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया तो लगाया इसने, पर हिंदुओं जो त्योहार थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए दोनों धर्मों की जनता को लेकर इसके शासनकाल में ज्यादा विवाद बना रहा। 67 में इसने, मतलब 67 में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया दोबारा से। फिर इसके शासन काल में हिंदू मंदिर तोड़े गए। इसके समय बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ये आदि तोड़े गए। इसलिए इसके समय में भी पूछा जाता है, मुगल काल में किसके समय में सर्वाधिक मंदिर तोड़े गए, तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक मंदिर तोड़े गए। क्योंकि ये कट्टर शासक था, धर्म की चीजों को लेकर तो चलता ही नहीं था और धार्मिक चीजों पर प्रतिबंध लगाता था। इसलिए इसने पूजा पाठ, मंदिर जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया, उनको तोड़वाया, तो प्रतिबंध के समान ही माना गया। औरंगजेब 1689 में संत जय सिंह की मृत्यु के पश्चात जजिया कर लगाया। जैसे इसने जजिया कर लगाया, पर मैं बता रही हूँ किसकी मृत्यु के पश्चात लगाया, तो 1689 में संत जय सिंह की मृत्यु हुई और उसके पश्चात इसने दोबारा हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, जो गैर मुस्लिम जनता थी। औरंगजेब की धार्मिक कहरता नीति के कारण उसके समय अनेक विद्रोह रहे। जैसे इसकी धार्मिक कहरता जो नीतियां थी, इसके कारण इसके समय को, धार्मिक चीजों को लेकर इसके समय में काफी ज्यादा विद्रोह रहे। उसके समय पहला संगीत विद्रोह जाटों का था, जिसका नेतृत्व गोकुला ने किया। उसके समय में पहला संगीत विद्रोह था जाटों का, जिसका नेतृत्व गोकुला ने किया। गोकुला के बाद राजा राम मोहन राय ने जाटों का समर्थन किया, गोकुला ने नेतृत्व किया। इसके बाद सबसे ज्यादा नेतृत्व किया जाटों का सबसे ज्यादा समर्थन किया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सिकंदरा में
इतना समर्थन किया, इतना विद्रोह किया राजा राम मोहन राय ने। जैसे बता रहे हैं, गोकुला के बाद राजा राम मोहन राय ने जाटों का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट कर और मकबरे से अकबर की हड्डियां निकलवा कर जला दी। मतलब इतना खतरनाक विद्रोह राजा राम मोहन राय ने इसके शासनकाल में किया। इतना चरम सीमा पर विद्रोह रहा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो गई। अकबर की अस्थियों को सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा था वहां से उसकी हड्डियों को निकलवा कर जलवा दिया। तो ये विद्रोह भी काफी ज्यादा रहा जाटों और मुगलों के बीच में। इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय कर रहे थे। राजा राम मोहन राय के पश्चात चमुंडा जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने जाटों का नेतृत्व किया। उसी समय उसी ने भरतपुर नामक स्थान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मतलब राजा राम मोहन के पश्चात चमुंडा जो जाटों का नेतृत्व कर रहा था, उसने भरतपुर नाम राज्य को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। कहा कि ये राज्य स्वतंत्र है। औरंगजेब की नीति के विरुद्ध दूसरा सशक्त विद्रोह, जैसे ये विद्रोह गोकुला, राजा राम मोहन राय, चमुंडा, ये औरंगजेब की शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह था। और दूसरा विद्रोह भी इसके शासनकाल में रहा, जो सबसे ज्यादा माना गया, वो भी हिंदुओं का विद्रोह रहा। औरंगजेब की नीति के विरुद्ध दूसरा सशक्त विद्रोह हुआ। उसका नेतृत्व बुंदेला राजा छत्रसाल ने किया और वह भी पूर्व मालवा में अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। दूसरा जो विद्रोह रहा, उसका नेतृत्व बुंदेला राजा छत्रसाल कर रहे थे और उसने उन्हें भी पूर्वी मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में वो भी सफल रहे। औरंगजेब जैसे सतनामियों 1672 में सतनामियों और सिखों का काफी विद्रोह रहा उसके शासनकाल में। औरंगजेब की नीतियों के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने भी विद्रोह किया। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने इस संघर्ष को जारी रखा। जो सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद भी यह विद्रोह रहा और इस संघर्ष को जारी रखा उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिख धर्म में काफी फेमस गुरु माने जाते हैं, काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी एक अलग ही ऐतिहासिक गाथा है। मराठाओं के साथ अब अपने इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इसका किस किस के साथ विद्रोह रहा। मराठाओं के साथ तो इसका विद्रोह रहा, वो अपन जानेंगे किस तरह से रहा आगे स्लाइड में। मराठाओं के साथ लंबा संघर्ष हुआ। मराठाओं के साथ औरंगजेब का लंबा संघर्ष हुआ और उसके बाद उसने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, मतलब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह थे, राजपूत थे, उनके साथ भी विद्रोह रहा। तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह को गद्दी पर नहीं बैठाया। इसी कारण मुगलों और राजपूतों में संघर्ष हुआ। मुगलों और राजपूतों का यह संघर्ष 30 वर्ष तक चला। इसीलिए इसे 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। मुगलों और राजपूतों के बीच एक संघर्ष चला, उसे 30 वर्षीय युद्ध कहा गया। 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। इस 30 वर्षीय युद्ध का जो नायक था, नायक दुर्गीदास राठौर था। इस 30 वर्ष युद्ध को जो हैंडल कर रहा था, जो उसका नायक था, जो उसको संभाल रहा था, वो था नायक दुर्गीदास। ये भी प्रसिद्ध माने गए थे इतिहास में। यह युद्ध तब समाप्त हुआ जब औरंगजेब के उपरांत, मतलब औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह, औरंगजेब के बाद शासक बनेगा उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम के नाम से इतिहास में फेमस प्रचलित हुए, इतिहास में जाने गए, जो अपन आगे उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब का उत्तराधिकार बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। मतलब औरंगजेब ने उसे अपनी गद्दी पर नहीं बैठाया, पर औरंगजेब के बाद उसका जो अगला उत्तराधिकारी बना बहादुर शाह प्रथम, उसने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इसके बाद कहीं जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ। लगभग ये युद्ध 30 वर्ष तक चलता रहा, जब तक मारवाड़ों ने अपनी गद्दी हासिल नहीं कर ली। औरंगजेब को संगीत से नफरत थी। उसके दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा संगीत को दरबार से निकाल दिया था। परंतु संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब एक कुशल
वीणा वादक था, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुशल वीणा वादक था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी भी औरंगजेब के शासन काल में रहे। मतलब औरंगजेब के शासन काल में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, पर सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तकें औरंगजेब के शासन काल में लिखी गई, और वो भी एक कुशल वीणा वादक था, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और सर्वाधिक पद अधिकारी, इसके शासन काल में सर्वाधिक पद पर हिंदू रहे औरंगजेब के शासन। अकबर के बाद अगर किसी के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू पद पर रहे तो वो औरंगजेब के शासन काल में रहे। औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलराम बानो बेगम रबिया बीबी के नाम से इतिहास में जो प्रसिद्ध थी, रबिया बीबी की स्मृति महाराष्ट्र में औरंगाबाद, उनकी अर्थियों को दफनाने के लिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर की स्थापना की। औरंगाबाद शहर में बीबी का मकबरा बनवाया गया, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। मैंने कहा रबिया बीबी के नाम से इसलिए प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा इतिहास में मानी गई क्योंकि इनका मकबरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था और उसे दक्षिण का ताजमहल कहा गया था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार 1690 में चरम उत्सव पर था, यानी चरम सीमा पर था। औरंगजेब ने अपना शासनकाल इस तरह से स्थापित कर लिया था, चरम सीमा पर उसका शासन चल रहा था, पर उसकी कहीं ना कहीं नीतियों और विद्रोह के कारण उसका शासनकाल डगमगाने लगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद विद्रोह बढ़ते गए, विशेषकर दक्कन में औरंगजेब एक बार उन्हें दबाने के लिए, दक्कन में औरंगजेब का विद्रोह रहा, उसे दबाने के लिए औरंगजेब दोबारा दक्कन गया, लेकिन दक्कन गया फिर वापस नहीं आया। दक्कन का विद्रोह उसके लिए एक उसके जीवन के सूर के समान विद्रोह रहा, जिसे दबाने के लिए वो दक्कन गया और दक्कन से वापस नहीं आया। ये इतने उसके विद्रोह थे जो अपन ने पूरे एक साथ पढ़ लीजिए। अब पढ़ते हैं उसका मराठाओं के साथ जो विद्रोह रहा। मैंने बताया था कि मराठाओं के साथ इसका काफी विद्रोह रहा। मराठाओं में और मुगलों में एक ऐसा संघर्ष समझ लो, एक ऐसा मान लो मराठाओं और मुगलों के बीच ऐसा रहा, कुछ राज्य मराठा जीतते वो मुगलों के हाथों से चले जाते, कुछ राज्य मुगल जीतते तो मराठाओं के हाथों चले जाते। मतलब किसी ने भी अपनी सत्ता को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया, किसी ने भी ये नहीं माना कि हमने ये राज्य जीत लिया अब ये हमारा रहेगा। इस तरह से खींचातानी मुगलों और मराठाओं में चलती रही और काफी लंबे समय तक मराठा मुगलों के लिए एक कांटा बने हुए थे, एक उसके लिए नासूर के समान बने हुए थे, क्योंकि उनके संघर्ष के कारण ये अपना राज्य को, जो मराठाओं को जो क्षेत्र था उसमें स्थापित नहीं कर पा रहा था। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा थे, मराठा सरदार थे। शिवाजी थे उस समय मराठाओं के सबसे शक्तिशाली सरदार। उनके पिता बीजापुर के शासक के अधीन सेवा में अधिकारी थे, मतलब उनके शासक थे वो बीजापुर के शासक जो सरदार थे उनकी सेना में पदाधिकारी थे। बीजापुर को शक्तिहीन होता देखकर उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयत्न किया। मतलब बीजापुर को शक्तिहीन देखते हुए शिवाजी ने उसको स्वतंत्र और अपने अधिकार में लाने के लिए प्रयत्न किए। जय सिंह ने समझा बुझाकर शिवाजी को राजी कर लिया कि वह उसके साथ औरंगजेब के दरबार में चलें। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा। मतलब बीजापुर के जो शासक थे अफजल खां, उसने अपने साथियों को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने उन्हें मार दिया। ये युद्ध हुआ उसमें शिवाजी ने उन्हें मार दिया। और औरंगजेब, जैसे जब बताया जाता है कि जय सिंह ने समझा बुझाकर औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को ले गए और शिवाजी ने औरंगजेब को बंदी बना लिया। पर चालाकी से वो उससे भी निकल गए। औरंगजेब अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। जैसे बताया जाता है औरंगजेब ने अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। वो औरंगजेब के दरबार में उसे लेकर आए। शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट हो गया। उसने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी चालाकी से कैद से निकले। शिवाजी का स्वतंत्र व्यवहार था, बताया जाता है औरंगजेब के सामने ना झुकने के कारण, उनके स्वतंत्र व्यवहार के कारण, उसकी नीतियां ना मानने के कारण औरंगजेब ने उसको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। पर शिवाजी चालाकी से वहां से भी निकल भागे।
उन्होंने स्वयं को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा मैं मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक हूँ। तथा सन 1674 मतलब 1674 ईस्वी में वह राज सिंहासन पर बैठे और 1674 में वे राज सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने कहा मैं स्वतंत्र मराठा हूँ और अपना स्वतंत्र तरीके से शासन करूंगा। 1680 1618 में औरंगजेब अपनी मृत्यु 1680 में अपनी मृत्यु के पूर्व 6 वर्ष में वह शक्तिशाली मराठा राज्य को स्थापित करने में सफल हुए। मतलब शिवाजी 1680 में अपनी मृत्यु के पूर्व एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र मराठा स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने मराठाओं को इतनी अच्छी नींव रख दी, इतना अच्छा एक राज्य स्थापित किया कि वो स्वतंत्र करने उसको चलाने में कहीं ना कहीं स्वतंत्र पूरी तरह से सफल रहे। और उन्होंने कहा मराठा मुगलों से स्वतंत्र है, आजाद है। शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य शासक थे। मतलब शिवाजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी जो उनके पद पर बैठे वो कहीं ना कहीं अयोग्य थे। उसमें केवल रानी ताराबाई का मराठाओं में एक अलग तरह से जिक्र किया गया है। बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं रानी ताराबाई, जो अपने छोटे पुत्र के सहकक्ष थी और योग्य भी थी। वो अपने छोटे पुत्र के सहकक्ष थी, मतलब अन्न रक्षक थी, उसके साथ युद्ध करती थी और वो कहीं ना कहीं योग्य थी। तो मराठों में शिवाजी के बाद अगर किसी का ज्यादा जिक्र किया गया तो रानी ताराबाई का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, जिन्होंने अपनी छोटे पुत्र को शासक चलाने में, राजा बनने में काफी समर्थक रहा और पूरे शासन को उन्होंने संभाला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अपने राज्य को तेजी से विस्तार किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक रहा नहीं, तो मराठाओं ने अपने राज्य को तेजी से विस्तार किया तथा उनके राज्य भारत में शक्तिशाली राज्य बन गए। जो उनके राज्य थे वो भारत में शक्तिशाली के नाम से जाने गए। इसके बाद मुगलों के बाद अपन मराठा पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा जिक्र करेंगे। आधुनिक हिस्ट्री में चलने से पहले मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अपने राज्य को तेजी से विस्तार किया और स्वतंत्र राज्य और शक्तिशाली भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। मतलब मराठाओं ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उन्होंने अपने आप को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना लिया। मराठाओं में सबसे कहा कि मराठा भारत के सबसे शक्तिशाली संस्थापक रहे। इसके बाद मराठाओं की काफी अच्छी संस्था चली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 में भारत के अहमदनगर में प्रकट हुई। किसी प्राकृतिक कारणों से औरंगजेब की मृत्यु बताया जाता है। जैसे बताया जाता है वो दक्षिण अभियान पर गया और वहां से लौटकर नहीं आया, इसलिए औरंगजेब की मृत्यु का कारण एक प्राकृतिक कारण बता दिया। मतलब उसकी बीमारी या फिर प्राकृतिक कारणों की तरफ से औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसको खुलजाबाद में, मतलब उसकी मृत्यु के बाद उसको यहाँ दफनाया गया। मतलब 1617 में औरंगजेब की मृत्यु, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। आपको इतना याद रखना हो, किसी प्राकृतिक कारणों से औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब में इतना ही। आगे अपन उत्तरी मुगल काल शुरू करेंगे, उसमें इसका अगला संस्थापक देखेंगे। उत्तरी मुगल काल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरे मुगल काल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और उसके पूरे वीडियो डले हुए आपको मिल रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।